हेलो प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोग अब भारत पर आते हैं। अब तक के टॉपिक में हमने आपको भूगोल के बारे में बताया। भूगोल एक प्रकार का विज्ञान है। ब्रह्मांड सौरमंडल बता दिया, पृथ्वी की गतियां, खगोलीय पिंड बता दिया, अक्षांश देशांतर बता दिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के समस्त जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वो बता दिया है। अब उसके बाद आप अभी पिछले वीडियो मैंने महाद्वीप और महासागर के बारे में बता दिया जो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए वो। अब मैंने आपको भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। अब हम आपको भारत में उतार रहे हैं। कहां उतार रहे हैं? भारत में। तो याद करो, भारत को पढ़ाने के लिए सबसे पहले याद करिए वो जब मैंने आपको भारत मानक समय रेखा पढ़ाया था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर था, तो उसमें मैंने बता दिया था कि भारत कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होता है। ठीक है ना? तो भारत के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। भारत के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है आपको खुद पढ़ लेना है, आपकी किताब में होगा। इसके बारे में मैंने जैसे भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित राज्य हैं भारत में, और भारत के जो भी उसके सटे देश हैं उनकी राजधानी जान लेनी है। ठीक है? इसके अलावा भारत के बारे में और जानना कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो भारत के बारे में आप लोग जान लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। कोई दिक्कत? पड़ोसी देश कौन कौन है? ठीक है ना? भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश का मतलब यह होता है कि तीन तरफ से ये क्या है? जल से घिरा हुआ है। ठीक है ना? और चारों तरफ जल से जब घिरा होगा तो द्वीपीय देश, बहुत बड़ा भूभाग होगा तो महाद्वीप कहलाया। द्वीपीय देश, जैसे ऑस्ट्रेलिया क्या था? द्वीपीय देश था। क्या था बेटा? और प्रायद्वीप मतलब तीन ओर से घिरा, तीन ओर जल से घिरा हुआ भूखंड क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय। आज का ये क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा नदी अगर पूछा जाए तो आंसर बदल जाएगा, लेकिन अगर कह दिया जाए जैसे गंगा। आज का ये क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बताइए। क्वेश्चन ठीक है? प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत बताओ, इधर बहता होगा उधर नहीं। ठीक है ना? याद रखना, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो भारत के बारे में यही विशेषता है, कुछ भारत के बारे में यही जान लेना है बस कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानियां कौन कहां है पूछेगा। ठीक है? अब आइए, अब हम लोग आते हैं भारत की अगली जानकारी लेकर। तो भारत में जो मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी से भी बड़ा क्वेश्चन उठाता है। एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्या रहेगा बता दे रहा है। तो मिट्टी को इंग्लिश में सॉइल बोला जाता है और इसका अध्ययन मृदा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह या बारीक कार्बनिक अकार्बनिक मिश्रित कणों को ही क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। हमारी ये सतह पे जो मिला है ना बेटा, इसे तुम मिट्टी कहते हो। ये क्या है? कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का क्या है? मिश्रण है। इसी को मृदा नाम दे दिया गया है। ठीक है ना? तो भारत में जो मृदा है, क्या भारत की जो मृदा है वह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपके कृषि विज्ञान की किताब में बहुत अच्छे से दिया है। मैं बता दे रहा हूं, अपने कक्षा 6 के कृषि विज्ञान की किताब को जाके पढ़ो। बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इससे पूछ देता है, जैसे पोटास का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बहुत तरह के हम रसायन का इस्तेमाल करते हैं, किसके कारण से पौधे कमजोर हो जाते हैं। यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है इस किताब से। ठीक है? ठीक है? तो जाके ये किताब पढ़ो। ऐसे केवल परीक्षा के लिए नहीं, एक जागरूकता के लिए, एक इंटरेस्ट के लिए किताब पढ़ो। 6, 7, 8 की किताब अगर आपने पढ़ लिया तो आप किसी भी बड़े से बड़े प्रतियोगी परीक्षा में अपना लोहा मनवा सकते हैं। जो बड़ी किताबों का 60 नोट्स बनाया जाता है, छोटा सा रूप बनाया जाता है, वही आपकी छोटी किताब है। उतनी जानकारी पर्याप्त है अधिकारी बनने के लिए, लेकिन समझदारी के साथ, क्योंकि किताब में समझाया नहीं गया है। ठीक है ना? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा भारत में जो मृदा पाई जाती है, भारत में जो मिट्टी पाई जाती है, वह मिट्टी कुल 8 तरह से क्लासिफाई की गई है। और एक ही मिट्टी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, लेकिन हम 8 नाम ये बता दे रहे हैं। ठीक है? जैसे लाल मिट्टी, पीली मिट्टी भी लाल मिट्टी कहा जाता है। इसमें सिलिका और आयरन की मात्रा होती है। लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है? ये बस लाल मिट्टी के बारे में इतना जान लो। काली मिट्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही प्रश्न आता है। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? काली मिट्टी। को से काली, को से कपासी, को से काली, को से कपासी मृदा कहा जाता है। और यह आग्नेय चट्टानों से बने हुए हैं। आग्नेय चट्टान जैसे ही घिसते हैं उनसे अपर्दन होता है, अपर्दन
जब वो जल के द्वारा, वायु के द्वारा बहा के जब लाए जाते हैं और एक जगह मलबे के रूप में दबा दिए जाते हैं, पूरे फैला दिए जाते हैं, तो इस मृदा में कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसे कपासी मृदा कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कपास की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मृदा सबसे अच्छी है, तो क्या नाम दोगे? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, याद रखना। और कपास को क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड। हाँ, अब आपसे मैं बोल दे रहा हूं व्हाइट गोल्ड, खैर सोचिए रसायन शास्त्र में आएंगे तो पढ़ेंगे। लिक्विड गोल्ड, ठीक है, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। झूठा सोना, ठीक है, फॉल्स गोल्ड, ठीक है, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, याद रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी, पिछले साल की परीक्षा में आया हुआ बहुत बड़े पेपर में। चाय की खेती के लिए वास्तव में क्या होता है? चट्टानों के टूटने से जो मृदा बनती है वह लेटेराइट मिट्टी कही जाती है, और लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती की जाती है। देखो काप मिट्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, इस बार ये आएगा, पिछली बार ये आया था। काली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मतलब जल जो बहुत ज्यादा लेगा, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ क्या कहा जाता है इसको? जलोढ़। जैसे देखते हो कि दोमट कहा जाता है, मतलब दोमट मिट्टी कहते हैं लोग ना, कि दोमट मिट्टी है सर जी यहाँ पे, तो दोमट मतलब होता है दो माटी है। क्या है? दो माटी में। तुम्हारे यहाँ तो बलुआ मिट्टी है। क्या है? बलुई मिट्टी है। क्या है? रेतीली मृदा है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में देखो, और देखो काली मिट्टी में ना बहुत अच्छी खेती होती है, ठीक है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में भी बहुत अच्छी है। देखो जलोढ़ मिट्टी में पूछता है, जलोढ़, पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर। क्या कहते हैं? याद रखना, पूछेगा कि बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी किसको कहते हैं? नई जलोढ़, पुरानी जलोढ़, पुरानी। और खादर किसको कहते हैं? नई जलोढ़ या नई काप मिट्टी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। बांगर पुरानी जलोढ़ को, और खादर नई जलोढ़ को। क्षारीय मृदा, क्षारीय तत्वों की प्रधानता होती है, ये नहीं पूछता है। रेतीली मिट्टी जानते ही हो, यहां पर अधिक पैदावार नहीं होती है, जलधारण क्षमता नहीं है। दलदली मृदा, दलदली क्षेत्र में, ठीक है ना, दलदल क्षेत्र जो होते हैं। और वन मृदा, वन क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है उसे वन मृदा कहा जाता है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेटेराइट मिट्टी कैसे बना हुआ है ये बता देंगे। चट्टानों से चाय की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट काली मिट्टी और लाल मिट्टी भी इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है? अब आइए हम भारत के इस मिट्टी में उगने वाले पौधों के बारे में जानते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की वनस्पतियां, वो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। भारत की वनस्पति देखो बेटा, भारत में वनस्पतियां लगभग 5 प्रकार से बांटी गई हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ या मानसून वन। भारत में किस प्रकार का वन पाया जाता है? मानसूनी वन। सबसे अधिक विस्तार अगर किसी चीज का है भारत में तो मानसूनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा देश ही मानसूनी प्रदेश है। तीसरा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन। चौथा है पर्वतीय वन, पर्वतों में पाए जाने वाले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वारी या दलदली वन, जैसे बना था ना दलदली क्षेत्र मिट्टी। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुनते रहना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार मतलब हमेशा हरा भरा रहेगा। कब हरा भरा होगा? जब उसे पानी और धूप मिलेगा। धूप मिलेगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा, और जब खूब धूप मिलेगा तो वाष्पोत्सर्जन भी होगा। पौधे धूप में क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, हमारे बगलिए में। क्यों? कुसमी जंगल के कारण। कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? कोई पत्ता लेना, उसको पॉलीथीन में बांध देना और रख देना, रात भर में देखोगे उस पॉलीथीन में पानी की बूंदें लग जाएंगी, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन, सूर्य का प्रकाश पौधों पर जब पड़ता है, पत्तियों पर, तो वो वाष्प अपने अंदर से जल को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। धूप जितना ही होगा पौधों का विकास उतना ही होगा। क्यों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मतलब भोजन का निर्माण, और भोजन का निर्माण मतलब अपने अंदर भोजन को तो कहीं रखेंगे, कहीं रखना मतलब विकास करना, वृद्धि करना, ठीक है। तो जहां धूप अधिक होगी वहां विकास अधिक होगा। जैसे कहा जाए कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, अब जीव मरेंगे, जीव मरेंगे साहब, लेकिन पौधे खूब वृद्धि करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक लिमिट, तो अब ये नहीं कि खूब ज्यादा तुम धूप कर दो पौधे ही जल जाएं, ठीक है। समझ में आ गया? तो सदाबहार का मतलब समझ में आ गया। और खूब जब गर्मी होगी तो वर्षा भी होगी, तो वर्षा भी मिलता है और धूप भी। वास्तव में सदाबहार वन क्षेत्र क्या होता है बेटा? मैंने जब पढ़ाया था, ये आपका जो बेल्ट होता है 30 डिग्री ऊपर से लेके 30 डिग्री
दक्षिण तक ये पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ पर धूप खूब मिलती है और धूप खूब मिलती है तो पानी भी खूब बरसता है और यहाँ पर चौड़े चौड़े पत्ते, भारी लकड़ियां होती हैं जिसमें पानी, और यहाँ की लकड़ियां काम लायक नहीं है, इतनी भारी होती है पल्ला बना दे तो खोल ही नहीं पाओगे। अगर उतना भारी लकड़ी का दरवाजा बना दिया जाए तो उठा पाओगे? तो किसी काम की नहीं है। इसीलिए उस अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा धरती का फेफड़ा कहा जाता है तो धरती का फेफड़ा वास्तव में तो सदा कौन है? अमेज़न के जंगल। लेकिन कहा जाए कि विस्तारी उस तापीय क्रम के अनुसार ये बताइए कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र धरती का फेफड़ा है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है? यहीं से सब पौधे हैं। यहाँ के पौधों का लोग कटाई भी नहीं करते, इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। सदाबहार वन पाओगे भी यहीं पर है। अफ्रीका में था ना, अफ्रीका के बीच ही का क्षेत्र था, तो सदाबहार वन भी यही है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की लकड़ियां बहुत भारी होती हैं, जल धारण करने की क्षमता उनकी ज्यादा होती है, बहुत भयंकर होती हैं, और यहां पर दोपहर तक तो अच्छा मौसम होता है। यहां जमीन पे कभी धूप नहीं पहुंच पाता है अमेज़न के जंगलों में, ठीक है। बहुत भयंकर भयंकर यहां पे सांप पाए जाते हैं, ठीक है। अमेज़न के जंगल को भी अब लोग खत्म कर रहे हैं। लोग क्या, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है लोग जंगलों की तरफ भाग रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इतनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। समझ में आ गया बेटा? तो बहुत यहां पर क्या होता है, सदाबहार वन में वर्षा बहुत होती है। कब? दोपहर के बाद वर्षा शुरू होती है और रात के 2 बजे तक वर्षा होती है। फिर क्या होगा, पानी खुलेगा और सुबह सुबह का मौसम बड़ा अच्छा रहता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर वही की प्रक्रिया, रोज वर्षा होती है। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ के उदाहरण क्या क्या है, यहाँ कैसे पेड़ पाए जाते हैं? महोगनी के पेड़, रबड़ के पेड़ और रोडवुड के पेड़ पाए जाते हैं। आपसे पूछेगा, ये जान लीजिएगा। तो महोगनी कहां पाया जाता है? सदाबहार वन में। और दूसरा आते हैं उस भारत में कहां सदाबहार वन? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है ना। यहां पर क्या पाए जाएंगे? यहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है ना। तो यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़, पतझड़ मतलब एक समय बाद वो पत्ते गिरा देते हैं, और यह मानसूनी वन है। इसे ही क्या कहते हैं? मानसूनी वन है। यहां पर वर्षा कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर। भारत में इसका विस्तार ज्यादा है। यहाँ पे कौन कौन, देखो सागौन, जहां चले जाओ सागौन पाओगे, साल, पीपल, नीम, चंदन। दक्षिण भारत में चले जाओ कहां पर? नीलगिरी पर्वत श्रेणी श्रृंखला में चले जाओ। शांत घाटी केरल, याद कर लेना, शांत या मुक घाटी कहां है? केरल में। तो नील चंदन के पेड़ भी क्या है? मानसूनी पतझड़ वन है। याद रखना, पूछा जाएगा सागौन किसका उदाहरण है? तो मानसूनी वन, पतझड़ वन का उदाहरण है। यहां पर 100 से 200 के बीच में वर्षा होती है। ये पूछता है कितना वर्षा होती है? मानसूनी वन 100 से 200, और 200 से अधिक अगर वर्षा होती है तो कौन सा वन है? प्रश्न पूछ देगा ऐसे कि आप एक जंगल से गुजर रहे हैं, वहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और वहां पर चौड़े चौड़े पत्ते और मोटे मोटी लकड़ियां, भारी लकड़ियों का जंगल से मैं गुजर रहा हूं। बताओ निम्न में से क्या सही है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से गुजर रहा हूं, दूसरा पतझड़ वन से गुजर रहा हूं, मानसूनी वन से गुजर रहा हूं, या फिर मरुस्थली वन से गुजर रहा हूं, या दलदली वन से गुजर रहा हूं? कहां से गुजर रहा हूं? बड़ा अच्छा प्रश्न बना देगा ऐसे, ठीक है। अब आ जाओ उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन 80 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कीकर, झाड़ी, कैक्टस, नागफनी, कैक्टस भी बोल देगा, बबूल, कांटेदार होते हैं। कांटेदार क्यों होते हैं? आपसे पूछा जाए कि यहाँ की पत्तियां संकीर्ण कांटेदार क्यों होती हैं? कांटेदार इसलिए होती हैं, इसमें इनकी कमी नहीं है बेटा। इन पौधों को पानी वैसे ही कम मिलता है। तो अगर ये चौड़ी पत्तियां रहती तो प्रकाश, धूप पड़ता तो पूरे एरिया पर पड़ता जी, पूरे एरिया पड़ता, तो ये वाष्पोत्सर्जन बहुत करते, पूरा पनिया खींच लेते बेचारे का। तो ये क्या कर लिया, अपना पतवे एकदम पतला कर दिया। लो नो, हेतने पे धूप कहां पड़ब, तो हेतना धूपे नहीं पड़ेगा जल्दी, कौन पड़ेगा ना। और ये नीचे पूरा फैला रहता है, तो तुम लोग देखोगे नागफनी सीधा खड़ा रहता है, हई पतला रहेगा, नीचे खूब चौड़ा रहेगा, ऊपर है ना धूप लगेगा, साइड से थोड़ी सूरज मरिया धूप। नागफनी देखे हो, नीचे पूरा चौड़ा रहेगा, ऊपर क्या रहेगा? पतला रहेगा। और अपने आप को कांटा क्यों बनाया? कांटा इसलिए अपने आप को बनाया है, वहां पर ऐसे जीव रहते हैं। कांटा क्यों बनाया गया? नमी बनाए रखने के लिए, ठीक है। अपने अंदर से वाष्पोत्सर्जन नहीं होने देना है। वहां की पत्तियां संकीर्ण क्यों है? प्रकाश संश्लेषण, धूप कम पड़े, ठीक है, क्योंकि उन्हें वैसे ही पानी कम मिल रहा है, धरातल से पानी मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। इसीलिए एक तो पानी नहीं मिल रहा है, ऊपर से सूरज का खींच लेंगे। तो पूछा जाएगा कैक्टस कैसा उदाहरण है? मरुस्थलीय, ठीक है ना। कैक्टस पूछा है, ये नागफनी। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चीड़, ओक, देवदार का वृक्ष, ठीक है, लंबे लंबे होते हैं, शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। उसको क्या कहे जाते हैं बेटा? शंकुधारी, लिख लेना। शंकुधारी वृक्ष कहां पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। कहां पाए जाते हैं बेटा? और झाड़ियां कहां पाई जाती हैं? मरुस्थलीय क्षेत्रों में।
ज्वारी या दलदली, ज्वार जहां पे आते हैं, दलदली क्षेत्रों में मोस्ट इंपॉर्टेंट सुंदरबन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये हो गई गंगा और ये हो गई ब्रह्मपुत्र, यहां पर मिलके ये सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या बोला जाता है इसको? मुहाने पर है, यहां पर अपना पूरा मलबा ले जाके बहा देती हैं नदी में, ठीक है ना। इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। डेल्टा क्षेत्र बनाते हैं, यहां सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसे मैग्रोव वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? वास्तव में ये क्या है? यह नमकीन पानी है। हमने बताया था यहां पर शुष्क मृदा होता है, एक कार्यकी शुष्क मृदा होता है। क्या होता है? कार्यकी शुष्क मृदा का मतलब पानी में मिट्टी तो है लेकिन उस मिट्टी में क्या है? नमकीन पानी है। उस पानी का इस्तेमाल वो पौधे भूमिगत जल का उपयोग नहीं करते हैं, कैपिलरी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका वाटर इस्तेमाल करते हैं? कैपिलरी जल का इस्तेमाल करते हैं बेटा। कैपिलरी बाल से भी पतले रंध्र हैं हमारी धरती में, उसमें क्या होता है? पानी जमा हो जाता है और उसी जल का इस्तेमाल जड़ें करती हैं, ठीक है ना। कैपिलरी वाटर का इस्तेमाल करती हैं, इसीलिए कैपिलरी वाटर का इस्तेमाल करती हैं, इसीलिए कभी भी धूप में पानी पौधों को देना, इससे पौधे सूख जाएंगे। क्योंकि जब धूप होता है तो मिट्टी के कण एक्सटेंड होते हैं, क्या होते हैं? फैलते हैं, बड़ा आकार कर लेते हैं। गर्मी में देखते हो ना, और ठंडी में सिकुड़ जाते हैं तो बड़ा आकार कर लेते हैं। इससे कैपिलरी का ऊपर का हिस्सा ब्लॉक हो जाता है। इससे क्या होता है? पानी डाल दोगे तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। जल डाल दोगे तो ले जाके पूरा ब्लॉक कर देगा। इससे क्या होगा? अब कैपिलरी वाटर क्या करता है? नीचे से पानी ऊपर जाता है। कहां से जाता है? नीचे से ऊपर चढ़ता है पानी, इसीलिए पौधे पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मत कहना कि पौधे नीचे से पानी खींचते, नहीं, कैपिलरी में जल ऊपर चढ़ता है। कैपिलरी का सिद्धांत है कि पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है, ठीक है ना। तो याद रखना, ये पूछेगा। तो इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा क्या होते हैं? ऊपर से ऐसे करके फैले रहते हैं। और इसे ज्वारीय क्यों कहा जाता है? ज्वार भाटा आता है तो सुंदरबन डेल्टा की इतनी जड़ें होती हैं, इतनी ज्यादा घनी होती हैं कि ये ज्वार की तीव्रता को कम करता है, ठीक है। जो सुनामी आता है उसको सुनामी के प्रभाव को कम करता है। जहां आसपास के लोग जो क्षेत्र में रहते हैं उनको बचाने का भी प्रयास करता है, ठीक है, ठीक है ना। जल के वेग को क्या करेगा? कंट्रोल करता है। सुंदरबन डेल्टा बहुत ही प्रभावशाली है। तो याद रखना, मैग्रोव वन कहां पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में